साल तक लड़की एक ऐसी वीडियो पर ब्लैकमेल होती रही जिसका कोई वजूद ही नहीं था। जब भी मैं उसे मना करती थी जाने के लिए तो वो हमेशा ब्लैकमेल करता था। ये बता, यही है वीडियो का क्या बोला, पैसों का क्या बोला? वीडियो का मैंने बोला था अगर तूने पैसे नहीं दिए मैं वीडियो छोड़ दूंगा दोस्तों में। लेकिन ये साजिश किसने तैयार की, ये जानकर आप दंग रह जाएंगे। सिंध के शहर हैदराबाद में हमेशा से ही कुछ अनोखे, मुनफरद और चौंका देने वाले इंकशाफात और हालात सरेआम की टीम के मुंतजिर रहे हैं। इस अजीम और कदीम शहर के बासी गलियों और बाजारों में सरेआम की टीम से जितनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, यहाँ रिकॉर्ड किए गए प्रोग्राम्स में उतनी ही तलखी, ताज्जुब और तहय्युर से हमारा पाला पड़ता है। इस सिलसिले का आगाज सरेआम के उस प्रोग्राम से होता है जिसमें लड़कियों की सरेआम खरीदो फरोख्त का पर्दा चाक करने पर सरेआम की टीम पर स्ट्रेट फायरिंग, पथराव और बदतरीन तशद्दुद किया गया था। और फिर जैसे ही सरेआम की टीम पर इस हमले की खबर नशर हुई और सरेआम के जख्मी कारकुनान को हैदराबाद के सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया तो वहाँ कुछ अजीब ही मंजर था। ऐसा लगता था जैसे पूरा शहर सरेआम की टीम से इजहार यकजहती के लिए उमड़ आया है। बाद अज़ां एक और प्रोग्राम में हैदराबाद के गाड़ी खाता में सरेआम की टीम ने जाली इंजन ऑयल बनाने का धंधा चौपट किया तो इस धंधे के सरगना और हैदराबाद के मशहूर गुंडे ने हमें गुरूर और नफरत से भरी हुई धमकियों से नवाजा और इस दीदा दलेरी के साथ के कैमरा ऑन होने की भी परवाह नहीं की। प्रोग्राम होगा आपका, अब दोबारा प्रोग्राम में नहीं आओगे, ये मेरा वादा है। अभी नहीं प्रोग्राम है, आज आपका ये वादा है मेरा। अच्छा, लेकिन जब इस शख्स ने सरेआम की टीम पर ब्लैकमेलिंग का इल्जाम लगाया तो यही हैदराबाद शहर और इसके गुयूर लोग पूरी कुव्वत से हमारे साथ खड़े थे। इसी शहर हैदराबाद में जब सरेआम की टीम हुकूमत सिंध की चोरी होने वाली करोड़ों रुपए की वैक्सीन का सुराग लगाते हुए पहुंची और कराची से हैदराबाद के 6 चक्कर लगाने के बाद बिल आखिर हमने सरकारी अद्वियात के गोदाम के इंचार्ज की करप्शन पकड़ ली तो वो भी लाजवाब होकर अपनी औकात और धमकियों पर उतर आया। रिकॉर्डिंग है, अभी दिखा के जाऊंगा। में लिया है और बंदूक के जोर पर वो मैं कोर्ट जाऊंगा और बिल्कुल जाए, मैं तो आपसे मुझे जिस मर्जी अदालत में लेना है यार, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जिस अदालत में चाहे। लेकिन इस मरहले पर भी हमें हैदराबाद के लोगों की मोहब्बत, खुलूस और ताउन का एहसास था और वो भी मुकम्मल यकीन और मान के साथ। भाई जो आवाम है सारी हैदराबाद की आवाम की तरफ मंगवाता हूं, हैदराबाद में मंगवा दो और मैं बात खड़ा होता हूं और जिसने गोली मारनी नहीं मारते। बुलाओ हैदराबाद, आओ आ जाओ। धमकी क्यों दे रहा है यार, ये मुझे हैदराबाद से बुला लूंगा। हैदराबाद मेरा शहर है, मैंने यहाँ गोलियां खाई हैं आप लोगों के लिए यार। यही यकीन, यही मान और यही एतमाद हैदराबाद की उस गरीब लड़की को सरेआम की टीम पर भी था जो पिछले 3 साल से एक दरिंदे के हाथों ब्लैकमेल होकर अपनी बिसात से बढ़कर दौलत और अपनी जात से गिरकर इज्जत उस पर लुटा रही थी। वो लड़की जिसकी बेवा माँ घर में कपड़े सीकर 2 वक्त की रोटी का सामान करती थी, उस लड़की को उसकी वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल करने वाला उससे सोने की चेनों और लाख लाख रुपए का मुतालबा करता था। और ये बेचारी लाखों तो खैर कहाँ से लाती, बस उधार मांग मांग कर और कभी अपनी बूढ़ी माँ की मेहनत की कमाई से अपना पेट काट काट कर इस वहशी दरिंदे के लिए कभी 5 कभी 10,000 रुपए का बंदोबस्त करती और फिर उस ब्लैकमेलर की मांगी हुई रकम पूरी ना होने पर उसके ड्रामाई गुस्से और वीडियो अपलोड कर देने की धमकियों के बाद वो उसके पांव पड़ती, उसके सामने रोती, गिड़गिड़ाती और जिस तरह से वो भेड़िया चाहता उसी तजलील भरे तरीके से उसकी तस्कीन के लिए खुद को उसके रहमो करम पर छोड़ देती। ये वीडियो किसने बनाई, लड़की को कैसे पता था कि ब्लैकमेल करने वाले शख्स के पास उसकी वो वीडियो मौजूद है और उसके खानदान के किस फर्द को इस लड़के ने वो वीडियो दिखाई भी थी, ये सब आप अभी एक एक करके जान जाएंगे। लेकिन इस वीडियो के अपलोड होने और खानदान भर में फैलने के खौफ से इस लड़की ने पिछले 3 साल का एक एक लम्हा किस खौफ, तजलील और तकलीफ में गुजारा होगा, इसका अंदाजा आप उसके उस मैसेज से लगा सकते हैं जो उसने सरेआम की टीम को भिजवाया कि अगर सरेआम की टीम ने उसकी मदद न की तो उसका अगला कदम खुदकुशी होगा।
सरेआम की टीम के लिए ये बात जहां काबिले इत्मीनान और बाइसे फख्र थी कि इस लड़की ने वतन अजीज के किसी भी इदारे या शख्स पर एतमाद करने की बजाय हमें काबिले एतबार समझा, वहीं ये बात बाइसे तशवीश भी थी कि इसे उस चालाक, मक्कार और शातिर ब्लैकमेलर से कैसे निजात दिलाई जाए, क्योंकि इस तरह के हसास मामलात में कोई एक गलती, कोई एक गलत अंदाजा या कोई भी एक गलत चाल लड़की की जिंदगी को तबाह बर्बाद करके रख सकती है। इस तरह के केसेस जिंदगी और मौत की तरह होते हैं, जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, कोई दूसरा मौका नहीं होता और कोई रीटेक नहीं हो सकता। ब्लैकमेल करने वाले को जरा सा भी शक गुजर जाए या उसे पकड़ने की पहली कोशिश किसी भी वजह से नाकाम हो जाए तो वो बगैर कोई वक्त जाया किए उस वीडियो को अपलोड कर देगा, जिसके बाद उस लड़की की जिंदगी तो शायद खत्म हो जाए, लेकिन हम भी सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर सकेंगे। इस सब के बावजूद हमने खुदा का नाम लेकर इस चैलेंज को कबूल करने का फैसला किया, क्योंकि सरेआम की टीम के लिए अपनी नौयत का ये पहला मामला नहीं था। लाहौर में अपने बॉयफ्रेंड और उसके 3 दोस्तों के हाथों ब्लैकमेल होने वाली पंजाब यूनिवर्सिटी की तालिबा ने पूरा मुल्क छोड़कर सरेआम की टीम को ही मदद के लिए पुकारा था और हमने लब्बैक कहा था और खुदा का शुक्र है कि कामयाबी के साथ उसकी जिंदगी को तब्दील कर दिया था। इसी तरह अपने बाप के दोस्त एक 50 साल के जाली आमिल के हाथों एक अरसे तक ब्लैकमेल होने वाली नौजवान लड़की को भी बड़ी हिफाजत और जिम्मेदारी के साथ ब्लैकमेलिंग के इस दलदल से बाहर निकाला था। इसी तरह एक यूरोपीय मुल्क में मुकीम पाकिस्तानी लड़की ने भी जाली निकाहनामे पर ब्लैकमेल करने वाले शख्स से छुटकारे के लिए 7 समंदर पार से सरेआम की टीम से राबिता किया था और परवरदिगार ने हम पर उसके एतमाद की भी लाज रखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों लड़कियां अब एक नॉर्मल और आज़ाद जिंदगी गुजार रही हैं। हम इस बात पर खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि चाहे ब्लैकमेलिंग, ज्यादती और जबरदस्ती के बयाबान से निकलने की तड़प हो या फिर 22 साल की कैद से निजात की ख्वाहिश, बहुत से लोगों ने जिंदगी के हसास तरीन मकामात पर सिर्फ सरेआम की टीम पर एतमाद किया है और हमने अपनी पूरी जान लड़ाकर उनके इस एतमाद को कायम रखने की कोशिश की है। हैदराबाद की इस गरीब, यतीम और बेसहारा लड़की ने भी खुदकुशी से पहले आखिरी सहारा समझकर हमसे राबिता किया था। हद तो ये थी कि रोज रोज की ब्लैकमेलिंग, पैसों और मिलने के मुतालबात से तंग आकर लड़की ने सब कुछ अपनी माँ को भी बता दिया था और वो बदनसीब माँ अब अपनी बच्ची को पैसों का इंतजाम करके देने, उसे उस दरिंदे की ख्वाहिशात की तकमील के लिए उसके पास भेजने और रातों में चुपके चुपके आंसू बहाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकती थी। काफी अरसे तक ये क़यामत ऐसे ही टूटती रही और फिर सरेआम की टीम जुल्म बर्बरियत के इस कारज़ार में उतरी। हमने इस मजलूम माँ बेटी से मिलने, उनकी दास्ताने अलम सुनने और उन्हें हौसला देने के लिए फिलफौर अपने नुमाइंदे हैदराबाद के लिए रवाना किए। ठीक है। तो रॉन्ग नंबर आया था मेरे पास। ठीक है। मैंने उसको बहुत टाइम तक इग्नोर करा, मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया उसे। ठीक है। वो करता रहा एक दिन मैंने उसको मैसेज पर रिप्लाई कर दिया, फिर वो हाय हेलो होती रही। ये कुछ टाइम गुजर गया, इस टाइम बाद को उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया। पहली रात में मिली, उसने कुछ नहीं किया, उसने बस मिला। सेकंड टाइम उसे बुलाया, वो मुझे उसने कहा मेरा मतलब मामू का घर नहीं, उसने कहा घर है, मैं वहाँ लेके चलता हूँ, वहाँ सेपरेट है। मैंने बोला मैं नहीं मिलूँगी तुमसे, मुझे डर लगता था। वो वहाँ लेके गया, उसने वहाँ पर मैं किया और आई थिंक वहाँ पर उसने मेरी वीडियो बनाई। आपको कब पता चला? मुझे जब आसिफ ने मुझे अपने मुँह से बताया था कि मेरी वीडियो मेरे पास है। आसिफ कौन है? आसिफ की बात है जिसकी मेरा उसकी भाई है। और माजिद उसका फ्रेंड है। ये 2 लड़के थे। 2 लड़के। मंगनी किससे? आसिफ से। मुझे फर्स्ट टाइम लेके गया, फिर उसने मुझे कुछ नहीं कहा। मैंने वो बताओ क्या चीज़ है तुम्हारे पास, तुमने नहीं दिखाई, मैं कभी और दिखाऊंगा। मैं डरी रही, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा। सेकंड टाइम गया, सेकंड टाइम से मुझे अपनी सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे माजी तुमने तस्वीरें बनाई हैं, वीडियो मेरे पास है। मैं बहुत हुई, मैंने अब मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम बस मेरे साथ रहो, जैसे मैं कहूँ तुम करते रहे। मुझे उससे यकीन आ गया, मैं शायद ही करेगा मेरी हेल्प। ठीक। मैंने अपनी फैमिली को कुछ नहीं बताया उसके बारे में। उसने कुछ टाइम से पैसे स्टार्ट करे कि मुझे ये ज़रूरत है, अभी 2000 दे दो, 1000 दे दो। मैं भी ठीक है, हम ही दे दो, अम्मी वो साथ देगा, अम्मी दे दो। अम्मी आपको नहीं पता था वो पैसे क्यों मांग रहा है? नहीं, वो मुझे कहता था मुझे हेल्प
मैं बस मुझे ये था कि हाँ ये मेरे साथ देगा तो इसलिए मैं उसको दे देती थी, मुझे नहीं था कि मेरे साथ क्या ब्लैकमेल करेगा। सरेआम की टीम से पहली मुलाकात में आंसुओं, सिसकियों और हिचकियों के दरमियान इस लड़की ने बताया कि वो 3 साल पहले माजिद नामी एक लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर उसके साथ हैदराबाद के एक गेस्ट हाउस में गई थी और वहीं माजिद ने खुफिया तौर पर उस मुलाकात की वीडियो बना ली थी, जो बाद में इसने अपने दोस्त आसिफ के हवाले कर दी और आसिफ ही वो शख्स था जो इसे 3 साल से इस वीडियो को अपलोड करने और खानदान में फैलाने की धमकियां देकर ब्लैकमेल कर रहा था। इस इंकिशाफ से ये बात एक बार फिर साबित हो गई कि वीडियोस या तस्वीर की ब्लैकमेलिंग के ऐसे किसी भी मामले में लड़कियों को मुकम्मल तौर पर बेकसूर करार नहीं दिया जा सकता। फर्जी मोहब्बतों में खुद को गिरफ्तार समझकर लड़कों पर अंधा एतमाद करके वो खुद को एक ऐसे जहन्नुम के हवाले कर देती हैं जिससे निजात कभी कभी जिंदगी से निजात के बाद ही हासिल होती है। बहरहाल इस लड़की ने 3 साल के एक एक लम्हे में अपनी इस गलती की सजा भुगती थी और अब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। सरेआम की टीम उसे किसी सूरत भी मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। हमने फिलफौर उसे एक ऐसा मोबाइल फोन फराहम किया जिस पर वो ब्लैकमेलर आसिफ से होने वाली सारी कॉल्स को रिकॉर्ड कर सके और उसे ताकीद की कि अब वो शख्स जैसे ही पैसों और मिलने का मुतालबा करे हमें उसी वक्त उसकी खबर दी जाए। लालच और हवस में डूबे हुए इस शख्स ने 2-4 दिन में ही दोबारा मुतालबा शुरू कर दिया। इस बार वो लड़की से एक सोने की चेन और 10,000 रुपए मांग रहा था। लड़की की वीडियो इसके पास होने की वजह से वो खुद को एक मुतलकुल इनान बादशाह तस्वुर करने लगा था। वही वक्त मुकर्रर करता था और वही जगह का इंतखाब करता था जिससे 1 सेकंड या 1 इंच भी आगे पीछे होने पर वो लड़की पर गंदी गालियों की बौछार कर देता और वीडियो अपलोड होने के खौफ की मारी लड़की उससे रो रो कर माफिया मांगती रहती। शहनशाह सलामत ने 10,000 रुपए, सोने की चेन और अपनी हवस की तस्कीन के लिए पीर के दिन दोपहर 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया और लड़की ने फौरन हमें आगाह किया और हमने SSP हैदराबाद इरफान बलोच को। इरफान बलोच साहिब ने हमेशा समाजी बुराइयों के खात्मे के लिए किए जाने वाले राबितों पर लब्बैक कहा है और बाद अज़ां हैदराबाद जाकर लोगों और पुलिस एहलकारों से बात करके हमें ये अंदाजा भी हुआ कि उन्होंने हैदराबाद में अपनी तैनाती के कुछ ही अरसे में समाज दुश्मनों के खिलाफ इनकलाबी इक़दामात किए हैं। इस फोन कॉल के बाद भी उन्होंने फिलफौर अपने एक समझदार और बेहतरीन ऑफिसर महमूद खान को इस ऑपरेशन का इंचार्ज मुकर्रर किया और सरेआम की टीम मुकर्ररा दिन की सुबह कराची से हैदराबाद पहुंच गई। लड़की और उसकी वालिदा को भी SSP ऑफिस बुलाया गया ताकि 2 बजे की हिकमत अमली तैयार की जा सके, लेकिन अब इस लड़की को आसिफ फोन करके उसी वक्त आने पर मजबूर कर रहा था। हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी और लड़की भी अपने घर और आसिफ की मुकर्ररा जगह से काफी दूर थी, सो हमारे कहने पर उसने ये बहाना किया कि अम्मी तुम्हारे 10,000 लेने नानी के घर गई हैं, जिस पर ये वहशी दरिंदा सीख पा हो गया। उसने जो गुफ्तगू की वो हमारे पास रिकॉर्ड तो है लेकिन उसे नशर नहीं किया जा सकता। उसने लड़की को कैसी कैसी गालियां और धमकियां दी होंगी ये बड़ी आसानी से सिर्फ लड़की की गुफ्तगू सुनकर समझा जा सकता है और ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि पिछले 3 साल में इस लड़की पर ऐसी कितनी क़यामतें गुजरी होंगी और ये भी कि ये ब्लैकमेलर शख्स किस कदर सफाक, जालिम और संगदिल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वो मैं सो गई थी, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी रात को, तो अभी नहीं है, अभी हम नानी के गई हुई हैं। हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ। तो 20 से आ गई, दे रही हूँ, मैं मना नहीं कर रही तुम्हें अली। मेरे पास बैलेंस आएंगे, मैं खाला के घर जाऊँगी तो बोलूँगी। अच्छा रुको, मैं खाला के घर तो जाने दो मुझे, बोलो। अच्छा बोलो तुम, तो अम्मी को कॉल करूँगी तो सब्र तो कर लो। अभी थोड़ी देर रुक जाओ प्लीज, प्लीज रुक जाओ अली, प्लीज थोड़ी देर रुक जाओ। मेरे पास सच में उनका नंबर नहीं है, मेरे पास नंबर नहीं है उनका, तुम यकीन करो। थोड़ी देर रुक जाओ प्लीज, तुम प्लीज। अच्छा मैं उनको कॉल कर रही हूँ, प्लीज रुक जाओ तुमने।
मुझे बताओ, खाला को जानता है? नहीं। खाला की बात हुई है कभी पहले उनसे? हाँ है। हैं? हाँ बात हुई मगर बात नहीं। तो क्या बात करेंगे? नहीं बोला नहीं तो अभी नहीं उठा। नहीं बस ये कहना है नहीं बस ये कहना है कि खाना मुझे नंबर दे दे खाना आंटी का। ये बोले मैं नंबर दे रही हूँ, ठीक है? उसके बाद आप खामोश हो जाओ, मैं आपको वापस चलिए। हाँ अभी भेज दूँ, खाला से नंबर ले लूँ। आनी नंबर दे दीजिए। जी नंबर दे रही हूँ। जी मैं नंबर दे रही हूँ। दे रही हैं। हेलो, तो तुम कॉल करने दो, कॉल करने दोगे तो कॉल करूंगी ना। ले लिया नंबर। 5 मिनट रुक जाओ, मैं कॉल कर रही हूँ तो मैं कॉल बैक कर रही हूँ। 5 मिनट रुक जाओ। बहरहाल लड़की मिन्नत समाजत और बहाने करके जितना वक्त ले सकती थी, हमने उस दौरान जल्द से जल्द अपनी तैयारियां मुकम्मल की। वो उसे एक सड़क पर बुला रहा था जहां से वो उसे पिक करके मुमकिना तौर पर 2 जगहों पर ले जा सकता था, एक गेस्ट हाउस और एक आइसक्रीम पार्लर। हमारा मंसूबा ये था कि लड़की के साथ जाकर पहले ये दोनों जगहें देख ली जाएं और जब आसिफ और लड़की इन दोनों जगहों में से किसी भी एक जगह में दाखिल हो जाएं तो वहां घेराव करके आसिफ को गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन अब चूंकि ये शातिर ब्लैकमेलर लड़की को फौरी तौर पर बुलवा रहा था, सो हमारे लिए ये बात मुमकिन नहीं थी। फैसला किया गया कि लड़की को पिक करने के बाद मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर गैर महसूस तरीके से उसका पीछा करने की कोशिश की जाए और गेस्ट हाउस या आइसक्रीम पार्लर में दाखिल होने के बाद कार्रवाई की जाए। ये बता, यही है। सीरीज़ वाला SHO जो है वो हमारे साथ चलेगा, ठीक है। और बाहर से कॉर्डन करने के लिए जो हद का SHO है वो वहाँ पे मौजूद होगा, ठीक है। फिर जैसे ही हमें सिग्नल मिलेगा उसके बाद इंशाल्लाह हम उसे कैच कर लेंगे। जो हमारे सीरीज़ में होंगे, आप भी होंगे, सब होंगे, हम उसको कैच कर लेंगे वहाँ। अच्छा ये बताएं कि वो क्या करता है, आपको डायरेक्ट वहाँ बुलाएगा, पिक करके लेके जाएगा? कहाँ से पिक करता है वो? क्वीन पैलेस, ठीक है। वहाँ से वो आपको पिक करता है और फिर गेस्ट हाउस। 20% जो वहाँ नहीं मिले वो कहाँ मिले आपको? 7 नंबर में नारकली क्या है? अनारकली रेस्टोरेंट है, ऊपर बना हुआ है। अच्छा, जूस सेंटर है उसके ऊपर, उस अच्छा वही। वो तो वैसे बैठने वगैरह के लिए मिलते हैं ना। बस ये 2 जगह ही हैं, तीसरी कोई जगह नहीं है। कुछ 2 बाइक्स पे नॉर्मल है ना, ताकि हम उसके करीब रहें और फिर उसको फॉलो किया जाए। ऐसी अगर किसी नई जगह लेके जाता है तो भी हमें पता होगा। तो बाइक्स तो हम रखेंगे, बाइक्स भी हम रखते हैं इंशाल्लाह। क्वीन पैलेस, अनारकली और वो गेस्ट हाउस, ये 3 फिल वक्त हमारे फोकस के पॉइंट हैं। जफ़र तुम यार ड्रेस चेंज कर लो, ठीक है? तुम ड्रेस चेंज कर लो और बाकी डाकी भी है तुम्हारे पास, पिस्टल भी साथ ले लेना। आप ड्रेस चेंज कर लो शाबाश जल्दी से। अच्छा हुलिया थोड़ा सा बेटा बता दो उसका जरा। हुलिया थोड़ा सा बता दो। यंग लड़का है, 24 साल का लड़का है सर? यंग है। 24 साल का है, मूछें हैं? हाँ है। रंग कैसा है, काला है, सांवला है? सांवला सा है। चलिए आप लोग निकले, आप निकलें, घर पहुँचे। जैसे वो आपको कहे कि आ जाओ, आपने मुझे बताना कि हम लोग पुलिस ऑफिसर्स और एहलकारों ने यूनिफॉर्म को सादा कपड़ों से तब्दील किया। हमने लड़की को एक खुफिया कैमरा और 10,000 रुपए दिए और उसके पहुंचने से पहले ही आसिफ की बताई हुई जगह पर अपनी पोजीशन संभाल ली। जिंदगी में पहली बार किसी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान मुझे खौफ महसूस हुआ और मुझे अपना ब्लड प्रेशर गिरता हुआ महसूस हुआ। किसी की भी एक गलती की वजह से लड़का अगर एक बार हमारे हाथ से निकल जाता तो यकीनन वो सबसे पहले उस वीडियो को अपलोड करता और यूं सब कुछ खत्म हो जाता।
जिस जगह पर आसिफ को इस लड़की को पिक करने के लिए आना था, वहां तमाम तर डिप्लॉयमेंट के बावजूद ऐसा लग रहा था कि वो अपने 125 मोटरसाइकिल पर बड़ी आसानी से हमें चकमा देकर हमारी नजरों से ओझल हो जाएगा। लिहाजा बिल्कुल आखिरी लम्हात में फैसला किया गया कि उसे ऐन उस वक्त पकड़ा जाए जब वो लड़की के करीब आकर रुके। ये सिर्फ कहने में आसान है, उसे लड़की के इर्द गिर्द जरा भी गैर मामूली नकलो हरकत दिखाई देती तो वो कभी भी हमारे हाथ न आता, लेकिन करीब ही एक ज़ेरे तामीर इमारत ने सरेआम की टीम के कारकुनान और पुलिस के अहलकारों को ओट फराहम करने में अहम किरदार अदा किया। हमने एहतियात के पेश नज़र अपने कैमरे भी दूर रखे थे, लेकिन लड़की को लगाए गए खुफिया कैमरे में सब के सब मनाजिर रिकॉर्ड हो गए। यही है बंदा, यही है, रखो इसको। मुल्जिम को हुसैनाबाद थाने मुंतकिल किया गया। उसका क्या कहना था, उससे पहले एक अहम तरीन नुक्ता। सरेआम की टीम ने लड़की से जब भी ये पूछा कि उसे कैसे पता है कि आसिफ के पास उसकी काबिले एतराज वीडियो मौजूद है, क्या आसिफ ने उसे कभी वो वीडियो दिखाई है, तो इन सवालों के जवाब में लड़की का हमेशा ये कहना था कि आसिफ ने वो वीडियो उसके बहनोई वसीम को दिखाई है और अपने बहनोई को वो बड़े भाइयों की तरह मानती है। लड़की का ये भी कहना था कि उसके बहनोई वसीम ने वो वीडियो देखने के बाद हम सब से कता ताल्लुक कर दिया है और कई महीनों से हमारी बहन को भी हमारे घर यानी अपने मेके नहीं आने दिया। गिरफ्तारी के बाद आसिफ सिरे से ही किसी वीडियो की मौजूदगी से इनकार कर रहा था। उसका कहना था कि उसके पास इस लड़की की अच्छी या बुरी कोई वीडियो मौजूद नहीं है, लेकिन हमारा ये कहना था कि तुमने वो वीडियो लड़की के बहनोई वसीम को भी दिखाई है, जिसका मतलब है कि वीडियो तो मौजूद है। इसके जवाब में उसका इल्जाम था कि वसीम ने भी कभी कोई वीडियो नहीं देखी, बल्कि ये सारे का सारा मंसूबा खुद वसीम का बनाया हुआ था। कोई वीडियो नहीं है सर, मैं सच बता रहा हूँ आपको। वसीम भाई को बुला लो, मैंने सिर्फ उन्होंने मेरा साथ दिया था। इसके बहनोई ने? हाँ, वो खुद सच बता देंगे सर, इसमें मेरा कोई ऐसा हाथ नहीं था। आसिफ के इल्जामात नाकाबिले यकीन थे। भला घर का दामाद ऐसी हरकत क्यों करेगा? हमें तो खैर बिल्कुल भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। लड़की और उसकी माँ भी ये बात मानने को किसी सूरत तैयार नहीं थे। ये सब झूठ है। ये झूठ है। मेरे बहनों पे इतना गंदा इल्जाम नहीं लगा, मेरे बहनों पे लगाया, मेरी माँ पे लगाया, अब नहीं। सिर्फ यही नहीं, पिछले 3 साल के अजाब और उसके संगीन इल्जाम पर पहले बेटी के सब्र का दामन लबरेज हुआ और उसके बाद माँ भी अपने गुस्से पर काबू न रख सकी। इना रोके, इना रोके। किसने कैसे कर दिया? अब कैसे कह रही है वो मुझे शुरू में बोल दी थी, मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ने देती, कभी चले रोके, तूने इतना कमजोर कर दिया था। नहीं ठीक है, वो अपना हुआ है। मेरे बेटों ने मुझे छोड़ दिया, मेरी बेटियां अपने घर बैठी रह गई तेरी वजह से। सिर्फ मुझे नहीं पता थी तू इतना नंगा है। मैं तुझ पे एतबार करती थी, कहती थी कि नहीं तू बहुत अच्छा है। हम जो खुद इससे पहले इस सफाक ब्लैकमेलर के सामने लड़की के गिड़गिड़ाने और रोने के मनाजिर देख चुके थे, हम में से कोई भी लड़की को रोकने की हिम्मत नहीं रखता था और शायद इसी बहाने लड़की अपने अंदर गुस्से का अलाव बुझाकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकती थी।
अब हमारे लिए चैलेंज ये था कि इस बात का पता चलाया जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वीडियो आसिफ के पास ही मौजूद हो और वो उसे वाकई अपने किसी दोस्त को देकर आया हो कि अगर वो कुछ देर तक वापस ना आए तो वीडियो को अपलोड कर दिया जाए। जाहिर है हमें लड़की की आने वाली जिंदगी को महफूज बनाने के लिए हर एक ऑप्शन पर गौर करना था। हतमी तौर पर वीडियो की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की तस्दीक के लिए हमारा उस लड़के तक पहुंचना जरूरी था जो पहली बार इस लड़की को लेकर गेस्ट हाउस गया था। लड़के का चेहरा छुपाने की दो वजूहात हैं। एक तो ये कि वो तफ्तीश में शामिल होने के लिए खुद चलकर थाने आया और दूसरी वजह अभी आप खुद जान जाएंगे। को जानता हूँ। कैसे जानते हो? वो मेरे दोस्त की कज़न है, वो मेरे साथ बात करती थी फ़ोन पे। कभी मिले नहीं तुम इससे? नहीं, 2 साल हो गए तकरीबन इस बात को। तुम झूठ बोल रहे हो? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम कभी उससे मिले नहीं? नहीं मिला, बिल्कुल से कभी नहीं मिले? तो कभी नहीं मिला उससे। ये लड़की 3 साल तक आसिफ से ब्लैकमेल होती रही है सर। इसका सुन लो, मेरी बात तो सुन लो सर, ठीक है? और वो ब्लैकमेल ये कहता रहा है कि माजिद ने मुझे तुम्हारी वीडियो दी है जब तुमने माजिद के साथ। ये पागल थी, अगर ये तुमसे मिली ही नहीं आज तक तो ये उन वीडियोस की बुनियाद पे ब्लैकमेल होती रही। पता ही नहीं है ना इसको। 3 साल ये तो कहती मैं तो मिली नहीं आज तक माजिद से, तुम्हारे पास वीडियो कैसे आ गई भी उस चीज़ की? मिला ही नहीं तो मैं वीडियो कहाँ से मिला वाला झूठ बोल रहा है। वीडियो नहीं बनाई, वो मुझे भी पता नहीं बनाई, लेकिन मिला वाला तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ कहाँ गए थे? कौन से गेस्ट हाउस गए थे? ये गेस्ट हाउस ना ग्रेसन, इधर बोल रही थी। हाँ अच्छा, ये तो हो गया। कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई? बोलने लगा, इज्जत है, ये एक लड़की है, मैं क्यों ऐसी हरकत करूँगा? बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा था जैसा ये लड़का कह रहा था, यानी उसने लड़की के साथ होने वाली अपनी मुलाकात की कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी। लेकिन अगर ये वीडियो मौजूद नहीं थी तो फिर आसिफ 3 साल तक कैसे इस लड़की को ब्लैकमेल करके उसकी इज्जत और दौलत को लूटता रहा? और अगर ये वीडियो वाकई नहीं थी तो फिर आसिफ ने लड़की के बहनोई को क्या दिखाया था? क्योंकि लड़की ने वीडियो के होने का यकीन इसी वजह से किया था कि उसके बहनोई ने वो वीडियो देखी है। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो, इसके लिए जरूरी था कि लड़की के बहनोई को भी तफ्तीश के लिए थाने लाया जाए। लेकिन दोनों माँ बेटी नहीं चाहती थीं कि उनके दामाद को थाने लाया जाए। जाहिर है उनकी बेटी उसके घर में थी। अपनी एक बेटी को इंसाफ दिलाते दिलाते वो माँ अपनी दूसरी बेटी का घर नहीं तोड़ सकती थी। वसीम को क्यों? वो तो मेरा दामाद है। नहीं, वसीम को तो वैसे बुलाना है। वो जो इसने एक बात बताई है, उसकी तस्दीक हो जाएगी। उसको बुलाना ही, मेरे घर में तो सब कुछ हो जाएगा फिर। अच्छा, मेरे तो बेटों को भी नहीं पता। रुक जाए, ठीक है। नहीं वसीम की बात कर रहे हैं। अच्छा, नहीं आप बताएं जैसा आप कहोगे बेटा। ये बोल रहा है जी। एक मिनट मैं ये बताया है कि वो वीडियो जो है आपके बहनोई के पास। अच्छा, दोस्तों ने दे दी है, हमने पूछना है उनसे, और आपने ये बताया है कि उन्होंने वो वीडियो देखी है, ठीक है ना जी? हमने सिर्फ ये कंफर्म करना है कि आपने देखी है। लेकिन उसको बताते के साथ ही मेरे दोनों बेटे, हमारा घर साथ ही है। अच्छा ठीक है ना, मगर मेरी दामाद को पता होते के साथ ही तो मेरे बेटों को पता हो जाएगी। मेरा घर और मेरा मेला सब एकदम सब कुछ मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, नहीं हाँ, मुश्किल में तो नहीं डालेंगे। जब भी किया ना हंगामा, ऐसा किया है कि मेरा घर बिखर जाता है। हमें तो आसिफ की गिरफ्तारी के फौरन बाद ही अंदाजा होना शुरू हो गया था कि लड़की के बहनोई वसीम का किरदार इस सारे मामले में मशकूक है। अब लड़की को भी शक होने लगा था, लेकिन मजबूर माँ अपने दामाद को थाने लाने, उस पर शक करने और उससे सवाल करने के मनाजिर में अपनी दूसरी बेटी का घर बर्बाद होता देख रही थी। लेकिन अब वसीम से तफ्तीश किए बगैर बात आगे नहीं बढ़ सकती थी और लड़की की भी अब यही जिद थी। अब तक जो मेरी असेसमेंट है, हो सकता है मैं गलत हूँ, वो यही है कि कोई वीडियो माजिद ने नहीं बनाई थी। इसकी कोई वीडियो नहीं है, ठीक है? अब मैं बता रहा हूँ, उसने वो यही बोला, इसने वसीम को कोई वीडियो नहीं दिखाई। मेरा ये ख्याल है, आपको क्या लगता है? और वसीम इसके साथ ये जो कुछ हो रहा है, वसीम और ये साथ मिलके कर रहे थे। ये मेरी असेसमेंट है, मैं गलत हूँ, आपको पता होगा। मेरे को कहते हैं कि हाँ ऐसा है, वसीम भाई मिले हुए, आज मैं आपको बोलती हूँ, मेरे भाई मिले हुए। किसी गलत आदमी के साथ नहीं देंगे, लेकिन वसीम इन्वॉल्व है या नहीं आपके ख्याल में? मुझे लगता है। बादिल नाखास्ता लड़की की माँ अपने दामाद को लाने के लिए पुलिस के साथ रवाना हुई, लेकिन कैमरों को साथ ले जाने से मना कर दिया। उसे अब भी मोहल्ले और घर में अपने दामाद की इज्जत का ख्याल था।
इस शख्स को थाने लाया गया, लेकिन इसका चेहरा हम क्यों छुपा रहे हैं, ये बस इससे सवालों जवाब के बाद आपको बताते हैं। अब आप जरा सच सच ये बताएं कि आसिफ के साथ क्या मामला था। आसिफ से फर्स्ट टाइम मुझे इनके थ्रू पता चला कि ऐसे ऐसे लड़का है, ये ऐसे इन्होंने बोला आप रुक जाओ, मैं पहले मालूमात निकालता हूँ ये लड़का किस नेचर का है। 500 की लेन का है तो फिर गलत ही होगा, जो बात है कि सामने बेटी इसकी वीडियोस आपने देखी? हाँ, मेरे को उनने वीडियोस दिखाई हैं, मैं इसके लिए हल्फिया उठाने को तैयार हूँ कि उनने मुझे वीडियो दिखाई हैं। उनने मुझे बोला वसीम भाई ये इस तरह से, मुझे वहीं से समझ लें आप ज़मीन मेरे पैरों से निकल गई थी, क्योंकि मैंने अपनी बच्ची के बारे में वो चीज़ें देख ली थी जो मुझे नहीं देखनी चाहिए थी। बच्चे हैं आपके? जी मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। उनकी कसम खा के कह सकते हैं आपने वीडियो देखी? मैं उनकी कसम खा के कह सकता हूँ। झूठ नहीं बोलना। मैं तुम्हें पता है हम एक एक चीज़ का सबूत करके, रिकॉर्डिंग करके, देख के फिर सवाल करते हैं। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुमसे, जो सच्ची बात है वो बोलना कि तुमने वो वीडियो देखी या सिर्फ इसके कहने पे वो बात मान ली? सर मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, इनने मुझे वीडियो नहीं दिखाई। सर मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, इनने मुझे वीडियो नहीं दिखाई। हम सब के लिए ये एक हैरत अंगेज इंकशाफ था। लड़की 3 साल तक जिस वीडियो की वजह से जुल्म की चक्की में पिसती रही, उसकी गरीब माँ कपड़े सी कर अपनी बेटी को ब्लैकमेल करने वाले को पैसे भिजवाती रही, और जिस वीडियो की बुनियाद पर एक नॉर्मल सा इंसान खुद को फिरौन समझकर गंदी गालियां बकता रहा, अपनी नफसानी और मुआशी जरूरियात गालियां दे देकर पूरी करवाता रहा, उस वीडियो का सिरे से कोई वजूद ही नहीं था, बल्कि ये सारा ड्रामा लिखा हुआ भी लड़की के अपने बहनोई का था, सिर्फ इसलिए कि गरीब माँ ने मेहनत मजदूरी करके अपने छोटे दामाद को एक मोटरसाइकिल खरीद दी थी, और इस बात का इस बड़े दामाद को दुख था। अब सरेआम की टीम एक अजीब दोराहे पर खड़ी थी। हम एक लड़की की जिंदगी बचाने निकले थे। हमारी वजह से अगर दूसरी लड़की को तलाक हो जाती तो हम कभी भी खुद को माफ ना कर सकते। हमें उस वक्त जो ठीक लगा हमने पूरी दयानतदारी से वही किया। हमने उस शख्स से कहा कि अगर वो अपनी सास और साली से माफी मांग ले, उनकी बेटी को उनके घर आने की इजाजत दे और आइंदा उनके पैसों पर नजर रखने की बजाय उनकी मदद करे, तो हम ना तो उस पर मुकदमा दर्ज करवाएंगे और ना ही उसका चेहरा नशर किया जाएगा। लेकिन जिस दिन उसने इनमें से किसी एक भी बात की खिलाफ वर्जी की, उसी दिन उसका चेहरा पूरी दुनिया देखेगी। ये सब तो वो था जो हमने सोचा था, लेकिन 3 साल तक जिल्लत, तज़हीक और ब्लैकमेलिंग के जहन्नुम में जलने वाली लड़की किसी सूरत भी ये बात मानने को तैयार नहीं थी। इन्होंने करवाया? बस बेटा बस। बेटा वो मेरी बेटी ये भी तो बेटी हूँ, उन्होंने मेरा नहीं सोचा कि बात सोचा था बेटा। उन्होंने ये जानबूझ के किया है, मैं इनको नहीं माफ कर सकती। आपका होगा दावत, अब मेरे वो कोई नहीं लगते, मैं उन्हें माफ नहीं करा सकती, ना उनको छोड़ूंगी। मैं शुरू से कहती थी अम्मी वसीम भाई मिले हुए हैं आसिफ से, अम्मी वसीम भाई मिले हुए। आप कहती थी नहीं बेटा वसीम ने कुछ नहीं किया, वसीम ने किया था, मुझे शक था, मेरा दिल कहता था, और आज ये आ गया साबित। उसे हमने मुंह से कुबला कि हाँ मैंने किया। मैं इस जगह तक आई हूँ कि नहीं मैं तुझे इंसाफ दिला सकती हूँ। मैं हाँ इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ अम्मी, ये मजबूर ना करो मुझे। अब एक दिन रहेंगे उस जगह, रहेंगे ज़रूर ये एक दिन। मैं नहीं माफ़ कर सकती, आप कुछ भी कर लें, इनको सज़ा तो इनको भी मिलेगी। कुछ देर में गुस्सा कुछ कम हुआ। अपनी बहन और उसके 2 छोटे छोटे बच्चों का ख्याल आया तो वो अपने बहनोई की वजह से खुद पर बीते हुए मजालिम भूलने पर आमादा हो गई। आसिफ पे FIR कटवाते हैं, उस पे FIR कटवाते हैं दूसरे पे, ठीक है। इसको वसीम को बस इसकी या थाने में एंट्री करवाते हैं कि जिस दिन इसने आपको तंग किया थाने वाले खुद उसको बुला लेंगे यहाँ, ये ठीक है। ये भी कर लेते हैं। हम भी इसका चेहरा दिखा देंगे अगर इसने कुछ तंग किया, ठीक है मेरा बेटा। मेरा ख्याल है ये सबसे अच्छा तरीका है, ताकि आपकी ज़ाहिर है बहन का भी ख्याल करना है हमें। आपके भाइयों के सामने हर जगह ये कह रहे हैं कि मैं डिफेंड करूँगा, जिस तरह से जो गलती का इजाला ये कर सकता है वो करेगा, नहीं करेगा तो अपने साथ जुल्म करेगा, अपने बच्चों के साथ जुल्म करेगा। बताओ, ठीक है। चलो आपको जहाँ हल्का सा भी प्रॉब्लम लगे बस वो आपने इस तरह बताना इस तरह अपने भाई को बता रही है, बाकी फिर हम देख लेंगे इंशाल्लाह। बहनोई को माफी मिलते देखी तो ब्लैकमेलर आसिफ के घर वालों ने भी माफी मांगकर मामला खत्म करने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है ये मुमकिन नहीं था।
बात बनने की बजाय मजीद बिगड़ गई। इधर ये सब हंगामा जारी था, उधर हम ये सोच रहे थे कि जितना कसूर ब्लैकमेलर आसिफ का है, शायद उससे ज्यादा कसूर लड़की के बहनोई का है। लेकिन कुदरत भी कभी कभी कुछ अजीब फैसले करवाती है। हमने भी शायद एक अजीब फैसला किया, लेकिन क्या हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता था?